वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस आया हूं अपने एक और वीडियो के साथ। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है एमसीए बीसीए में जो सिनॉप्सिस बनाए जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली सिनॉप्सिस का आइडिया है, किस तरीके से सिनॉप्सिस का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से क्या उसमें हमें लिखा जाता है, किस तरीके से फॉर्मेट होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको प्रोसेस बता दूं होता किस तरीके से है। किसी भी बीसीए एंड एमसीए के प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है। सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको उसे सबमिट करना होता है अपने रीजनल सेंटर में। वहां पर सबमिट होता है। आफ्टर 20-30 डेज के अंदर में उस पर अप्रूवल आता है, वेदर इट्स अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। अप्रूव्ड होने के बाद फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट बनाने के बाद जब सबमिट करते हो फिर वाइवा की डेट आती है। उस डेट पे आपका फिजिकल आपको जाकर वाइवा देना होता है एंड उसके बाद आपके मार्क्स अपडेट होते हैं। तो पहला जो काम है वो है सिनॉप्सिस को अप्लाई करना। तो सिनॉप्सिस का पहला काम होता है आपको टॉपिक अपना सजेस्ट करना, आपको सेलेक्ट करना, चूज करना कि किस टॉपिक के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिस्टम किस तरीके पे बनाएंगे, प्रोजेक्ट अपना क्या रहेगा बेसिकली। उसके बाद सिनॉप्सिस किस तरह डिजाइन है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी करना है, तो इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये बेसिकली सबसे पहला जो हमारा है वो है सिनॉप्सिस का हेडिंग। ठीक है। हेडर होने के बाद अपना अगला है वो है अपना हेड। इसमें आपकी हेडिंग्स स्टार्ट हो रही है। बेसिकली टाइटल्स क्या क्या रहेंगे, तो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के अंदर बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पज एंड स्कोप। पर्पज एंड स्कोप सेपरेट करके इसके अंदर फिर है सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज, रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस, प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रीलिमिनरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, डेटा फ्लो डायग्राम, वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ईआर डायग्राम, हाई लेवल आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड रेफरेंसेस। तो ये सारे आपकी हेडिंग्स रहेंगी। ये सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना है। इस सबको आपको उसके अंदर इनके बारे में ही बेसिकली आपको डिटेल में मेंशन करके बनाना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस तरीके से आपको टाइटल कितना लिखना है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला है बैकग्राउंड। इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के जो आपने सिस्टम चुना है उसका बैकग्राउंड आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम मेरा प्रोजेक्ट था तो मैंने उसको एक माइंड में रख के बनाया है। तो उसका बैकग्राउंड क्या है मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। एंड नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उस प्रोजेक्ट के, वो यहाँ पे मेंशन है। एंड आगे बढ़े तो इसके बाद हमारा है पर्पस एंड स्कोप। इसका स्कोप क्या है, ठीक है, ये स्कोप के बारे में, ये पर्पज के बारे में है। एंड नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज आएगा, जिसके अंदर हमारा सर्वे की सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया है हमने, फ्रंट एंड टूल हमारा कौन सा है, बैक एंड टूल कौन सा है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके बारे में। फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा हार्डवेयर के बारे में। फिर हमारा स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली। तो रिक्वायरमेंट्स एंड एनालाइज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आपका आएगा प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है। एंड नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बेसिकली किस तरीके से वर्क का ब्रेकडाउन हुआ है, किस तरीके से वर्क हुआ है। तो पहले एनालाइज हुआ है, फिर डिजाइन, फिर मेंटेनेंस, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब कुछ इसका पार्ट है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ये सारे स्टेप्स है जो हमें लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जैंट चार्ट, बेसिकली जैंट चार्ट बताया गया है। जैंट चार्ट के बारे में आप लोग जानते हैं बेसिकली, तो जैंट चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। एंड इसके बाद आपको कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम एक ड्रॉ करना है। कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद अगला है वो है हमारा रिलेटेड टू, इसके अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम, बेसिकली डीएफटी। तो डीएफटी के आपको तीनों मॉडल्स डिटेल में बनाने हैं, क्योंकि डीएफटी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है नोट अप्रूव्ड हो जाते हैं अगर आप डीएफटी के सारे लेवल्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। तो जीरो लेवल कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद अपना फर्स्ट लेवल प्रोसेस के बारे में डेफिनेशन लिखिए, फर्स्ट लेवल होता क्या और फर्स्ट लेवल में क्या चीजें कवर कर रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। जीरो लेवल डीएफटी में मैंने किन डेटा फ्लो डायग्राम को इंडिकेट किया है, एंड सेकंड वाले में फर्स्ट में कितना किया है, एंड देन सेकंड में कितना किया है। क्लियर। एंड इसके बाद अगर बात करें सेकंड लेवल डायग्राम के बारे में है, ठीक है, ये जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल डीएफडी है बेसिकली।
उसके बाद वाटरफॉल मॉडल, यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल को बताया गया है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें आफ्टर वाटरफॉल मॉडल के बाद यहाँ पर क्लास डायग्राम, यहाँ पे क्लास डायग्राम बताया गया कौन कौन सी क्लासेस मैंने डेटाबेस में ली है, क्लासेस के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, उसका क्या डेटा टाइप है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम का किस तरीके से यूज किया गया है। तो जितना भी डायग्रामेटिकल चीजें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफाई रखनी है, क्योंकि आपका जो मेन सिनॉप्सिस को चेक करने का जो पॉइंट होता है वो आपके डायग्राम्स को ही देख के पकड़ा जाता है कि प्रोजेक्ट बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड नीड है उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिकली आपका पूरा फोकस और एक्यूरेसी जो आपकी होनी चाहिए वो डायग्राम्स पे होनी चाहिए। वो आपका जंट चार्ट तो चलो नॉर्मल है, आपका डीएफडी के ऊपर, एंटिटी डायग्राम के ऊपर एंड आपका यूज केस डायग्राम, वाटरफॉल मॉडल, इन सब पे आपको डिटेल में काम करना है। ये आपका ईआर डायग्राम है, ठीक है, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम, जिसके ऊपर आपको ये डेटा का फ्लो बताना है कि किस तरीके से आपके कौन कौन से टेबल हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं, इसका एक डिटेल में आपका एक बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल आर्किटेक्चर। ये आपका हाई लेवल आर्किटेक्चर है कि जब ये रियल वर्ल्ड में आएगा तो किस तरीके से इसका वर्किंग रहेगा, कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्ट्स वर्क करेंगे, कौन कौन से इसमें अथॉरिटीज। मेरा था ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पे, तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पे इलेक्शन कमीशनर आता है, कैंडिडेट्स आते हैं, वोटर्स आते हैं, तो 3 तरीके के एंटिटीज रहते हैं वहां पे। तो ये उस चीज को फुलफिल कर रहा था। अगला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसमें हार्डवेयर कौन कौन सा यूज हुआ है और सॉफ्टवेयर कौन कौन सा, तो मैंने बैम सर्वर का यूज करके बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। मैंने यानी रेफरेंसेस का मतलब होता है कि मैंने इसको बनाने के लिए रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो जैसे मैंने आपका यहाँ पे यूट्यूब से मैंने रेफरेंसेस लिया, w3schools.com या mysurgery.com, मैंने इन सब वेबसाइटों का हेल्प लिया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है geeks4geeks.com का ही मैंने हेल्प लिया था। तो बेसिकली ओवरऑल सिनॉप्सिस जो होता है वो 20 to 25 पेजेस में आप कंप्लीट कर सकते हो, और ये सारी चीज आपको कवर करनी है। आपके पास जो इसके गाइड के लिए आपके पास एक बुक भी मिलती है आपको, तो वो उसमें आप देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, वो सब उसमें कवर है। तो ये जो पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। आप इसको माइंड में रख के आप बीसीए के स्टूडेंट्स हैं या एमसीए के, दोनों के लिए आपको हेल्पफुल है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।